नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लेंगे भाग, कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भाग लेंगे। इसके साथ ही कई अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण और कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें शामिल होंगे और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं, किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करीब 11 बजे रायवाला पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री इस कार्य समिति में करीब 4 से 5 घंटे रहने वाले हैं। 5 बजे के करीब वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। लखनऊ वो सीधे उत्तराखंड सदन जाएंगे जो कि गोमती नगर में है। और हमारी जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ में जो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में है, उनके परिवार में एक विवाह उत्सव है, एक शादी है जिसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री कल सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं और राज्य से जुड़े समसामयिक विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। और कल दोपहर बाद ही या कल दोपहर तक मुख्यमंत्री लखनऊ से वापस देहरादून आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए सुदीप। तो कई कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा आज है। लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के परिवार में आयोजित विवाह में शामिल होंगे। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा आज रहने वाला है। लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के परिवार में आयोजित विवाह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो सकती है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तो लखनऊ का ये दौरा रहने वाला है जहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के परिवार में आयोजित विवाह में शामिल होंगे। ईयर ऑफ मिलेट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। लिखा कि प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व और उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को ईयर ऑफ मिलेट बनाने की मंजूरी मिली है। मिलेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमारे पास सुनहरा अवसर है। इसीलिए हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य में G20 ऑर्गेनाइजेशन के तहत आयोजित होने वाली दोनों बैठकों में प्रतिनिधियों को भी मिलेट से बने हुए स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे। तो ये ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था में दृष्टिबाधित स्कूल बच्चों के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीएम मोदी की मन की बात सुनी। बीजेपी के बड़े नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट विधायक बिशन सिंह जोफाल को एसएमएस के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है।
धमकी देने वाले व्यक्ति ने मैसेज में लिखा है कि वो उन्हें गाजर मूली की तरह काट देगा या फिर इतनी टेंशन देगा कि वो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी मौत हो जाएगी, तब जाकर कोई दूसरा व्यक्ति विधायक बन पाएगा। धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम अनिल कापड़ी बताया जा रहा है। इससे पहले ही अनिल कापड़ी विधायक बिशन सिंह जुफाल को जान से मारने की धमकी दे चुका है और माफी भी मांग चुका है। फिलहाल नए मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 323, धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मुरुगेशन का कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच की जा रही है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी आगे तथ्य सामने आएगा फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सेशंस कोर्ट में जब जैसे फर्स्ट डेट लगेगी हम डेट एप्लीकेशन लगाएंगे वहाँ पे डेट के लिए। हाँ पे वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी को ट्वीट किया है और लिखा कि कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगों के लिए आंदोलन के धकेला किसी भी रूप में राज्य के हित में नहीं है। सरकार को चाहिए कि राज्य कर्मचारी संगठनों से बातचीत करे और उनकी समस्या का समाधान करे। हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल से चीनी चोरी होने के मामले में शासन ने बैंक को भी शोकॉज नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर एफआईआर करने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले पर गन्ना और चीनी उद्योग सचिव विजय यादव का कहना है कि चीनी गायब होने के मामले में शासन को रिपोर्ट मिली है। जांच के बाद बैंक को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि चीनी मिल पर बैंक का भी लॉक होता है और अगर अवैध तरीके से चीनी गायब हुई है तो बैंक भी जिम्मेदार है। बैंकर्स बताएंगे। देखिए दो चीज़ें, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई लॉक तो था नहीं। होता क्या है कि 2 साल के बाद की जो चीनी होती है वो खाने योग्य नहीं मानी जाती। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको सेल कर देते हैं, जो बिस्किट कंपनी वगैरह जो उस तरह की चीनी को यूज करती हैं वो ले जाती हैं, लेमन जूस वगैरह की जो बहुत सारी यूज है उसके बाद, या फैक्ट्री ओनर्स ये करते हैं कि ख़राब चीनी को बीच बीच में मेल्ट करके फ्रेश चीनी बनाते रहते हैं, क्योंकि उसका कलर ख़राब हो जाता है, इसीलिए खाने योग्य नहीं माना जाता और कोई पॉइजनस नहीं होता। बैंकर्स बताएंगे। देखिए दो चीज़ें, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई लॉक तो था नहीं। होता क्या है कि 2 साल के बाद की जो चीनी होती है वो खाने योग्य नहीं मानी जाती। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको जोशीमठ में भूस्खलन के चलते 27 आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित हुए हैं। वहीं 27 आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्य जगह शिफ्ट कर शुरू करने से महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जोशीमठ में 27 आंगनबाड़ी केंद्र भूस्खलन के चलते प्रभावित हुए हैं, जिन्हें शिफ्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। जोशीमठ में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे जो कि जोशीमठ की इस आपदा में प्रभावित हुए हैं वो लगभग 27 हैं और इन 27 आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना कोई भवन नहीं था। वो या तो सरकारी संस्थाओं में या तो विद्यालयों में, पंचायत घरों में अथवा जो है किराए के भवन में, तीनों व्यवस्थाओं में संचालित थे। इससे जुड़े हमारी जो महिलाएं थी, गर्भधात्री हो या गर्भवती महिला हो अथवा हमारे 0 माह से लेके हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सब की संख्या लगभग 154 जो है ये संख्या निकल कर आई है। जोशीमठ में जो हमारे आंगनवाड़ी पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के जरिए पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मांग ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अंकिता के परिजन ने इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत की बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। ऐसे में मजबूत पैरवी के लिए वकील बदलने की मांग अंकिता की मां ने सीएम धामी से की है। तो वहीं अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहने की मांग भी की है।
जितेंद्र रावत थे उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के मतलब उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि मतलब हमारी सहमति से मतलब हम अपनी सहमति से वो एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम धामी जी से मतलब इस बारे में बात करेंगे, आप मतलब चिंता मत करो, हमें मतलब एडवोकेट मतलब हमारी मर्जी से मिल जाएगा। जो जितेंद्र रावत विंटर गेम्स को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बर्फबारी के बाद कई पर्यटक स्कीइंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग जैसे तमाम रोचक खेलों का लुत्फ उठाने औली पहुंचते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि विंटर गेम की दृष्टि से औली पूरी तरह से सुरक्षित है और जल्द ही इसका आयोजन किया जाएगा। लोग प्रयास कर रहे हैं और इस समय विंटर गेम्स को भी हम करना चाहते हैं, शीतकालीन टूरिज्म को हम फिर से लाना चाहते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट ली है और जो औली का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां पर हमारे पास काफी आवास भी हैं, टीआरएच भी बने हुए हैं। हम विंटर गेम्स को वहां पर संपन्न करेंगे। लोग प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में विभिन्न राज्यों से होकर लौटी मां धारी देवी यात्रा के अंतिम दिन भव्य स्वागत किया गया। यात्रा समापन में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार ने शिरकत की। तो वहीं यात्रा के समापन पर नेहरू कॉलोनी में माता का विशाल भंडारा भी किया गया। आपको बताते चले कि यात्रा 8 जनवरी से 29 जनवरी तक चली और इसी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार प्रसार और समस्त जनमानस के कल्याण भाव का था। देखिए, मैं तो इसके लिए सबसे पहले जीबीके कंपनी को धन्यवाद दूंगा। और धारी देवी हमारी आदि शक्ति देवी है और उसको क्योंकि डैम बनने की वजह से 84 की जनता ने जो अपना त्याग किया है उसकी बदौलत आज वो डैम बना है और आज कल जो है मूल स्थान पर धारी देवी की मूर्ति स्थापित हुई है। निश्चित तौर से पूरे विश्व में शांति होगी और पूरे विश्व में जो हमारी आदि शक्ति हैं वो शक्ति जो है पूरे विश्व को एक दिशा देगी। का मंदिर जो है जहाँ पर उसकी मूर्ति पहले से थी वहीं पर दोबारा स्थापित हुई है। माँ भगवती की इच्छा के अनुसार ही जो है ये कार्य संपन्न हुआ है और माँ धारी देवी जो है सभी भक्तों को जो है उनका आशीर्वाद इस उत्तराखंड को पूरे देश को जो है धारी देवी के माध्यम से मिलता है। आज जो है वो मूर्ति यहाँ पर हमारे आचार्य सुंदरियाल जी ने भी धारी देवी की यात्रा जो है आपने उत्तराखंड से प्रारंभ करके अनेक प्रांतों से होते हुए आज दोबारा जो है यात्रा यहाँ पहुँची है। बहुत भव्य आयोजन आपने किया है। माँ धारी देवी की पुण्य स्थापना हुई है और उनके चरणों में प्रणाम करके बहुत ही अच्छा लगा। अन्य उसको हम लोग इमीडिएटली लागू कर दिए हैं। कल ही हमने पूरे प्रदेश में सर्कुलेट कर दिया है कि जो लोग भी गौ तस्करी के माध्यम से एक धंधा कर रहे हैं काइंड ऑफ, ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाए जो इसको एक ग्रुप गैंग बना के गिरोह बना करके ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। प्रदेश के सभी हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी साझा की है। इसी पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित करेगा, जिसके चलते गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर जबकि कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसमें 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसी तरह 30 तारीख को भी उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है और जो बर्फबारी है वो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। रुद्रपुर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी खटीमा का रहने वाला है। पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर इंद्रजीत साहनी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड मनोज रावत उर्फ बॉबी रावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
खटीमा में भोले भाले और सीधे पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके मतलब बहका के विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मतलब अलग अलग विभाग में, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर दुनिया भर के अलग अलग विभाग में विभिन्न प्रकार की झूठा और एकदम फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देते थे और लाखों रुपए की ठगी कर देते। कई सारे विक्टिम्स को इन्होंने मतलब विक्टिम बना दिया। तो इसी क्रम में पुराने में ही एक ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत था। हाल ही हमने एक और एफआईआर पंजीकृत किया था जिसमें अजय सान्ही प्रमुख अभियुक्त माना गया था। खटीमा में भोले भाले कालाडूंगी तहसील के ज्यादातर क्षेत्र जंगलों से सटे हुए हैं, जिस कारण जंगली जानवर आए दिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोटाबाग ब्लॉक में नंदपुर गैबुआ गांव में रात जंगली हाथियों ने किसानों की गन्ने और गेहूं की फसलों पर काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं खेतों के चारों तरफ लगा रखी सोलर फेंसिंग की तारों और खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हम पूर्व में फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दे चुके हैं इस मामले में। ये लगातार कई वर्षों से हाथी हमारी फसलों को नुकसान करता हुआ जा रहा है। जैसे कि कल रात 2-3 हाथी आए थे और उन्होंने मेरी सोलर फेंसिंग को भी तोड़ा है और गेहूं की फसल को भी नुकसान किया है। हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मुआवजा होता है वो प्रदान करें, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चलती रहे। हम गैबुआ नंदपुर खैमपुर में हमारे काश्तकार मोहन सिंह नेगी जी द्वारा हमें बताया गया कि कल रात हाथियों द्वारा उनकी गन्ने और गेहूं की फसल को पूरी तरह रौंद दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए और हम लोगों ने यहाँ पे मुआयना भी किया। तो मेरी वन विभाग से यह मांग है कि लगातार इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पूर्व में वन विभाग द्वारा यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र के दिखाने के लिए जो एक सोलर फेंसिंग करी गई थी, तो हमारी वन विभाग से डिमांड है कि उस सोलर फेंसिंग को दोबारा चालू करवाया जाए। गैबुआ नंदपुर खैमपुर में हमारे काश्तकार